वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है विभिन्न बाजारों की विशेषताएं। बाजार अर्थ का सामान्य अर्थ सामान्यतः सामान्य भाषा में ऐसा स्थान जहां पर क्रेता विक्रेता हो, वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता हो, बाजार कहलाता है। परंतु अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार की विस्तृत परिभाषा ली जाती है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेताओं में परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र विशेष में उस वस्तु के मूल्य लगभग समान होने की प्रवृत्ति रखते हों। अर्थात बाजार का क्षेत्र संकुचित नहीं होकर के एक संपूर्ण क्षेत्र में लिया जाता है जहां तक क्रेता और विक्रेताओं में एक संपर्क स्थापित हो सकता हो, जिससे कि लगभग वस्तुओं के मूल्य में एक समान प्रवृत्ति हो कि वह वस्तु उपभोक्ता को समान मूल्य पर प्राप्त होती हो। इस आधार पर हम देखें तो बाजार की निम्न विशेषताएं हैं। पहली, वस्तु, साधन या सेवा की उपलब्धता। बाजार में वस्तु हो या साधन या सेवा की उपलब्धता होनी चाहिए जिसके माध्यम से क्रय विक्रय हो सके। क्रेताओं विक्रेताओं का अस्तित्व होना चाहिए। वस्तु का क्रय करने वाला होना चाहिए, उपभोक्ता पक्ष, और विक्रेता होना चाहिए, वस्तु का उत्पादक पक्ष होना चाहिए। उनका अस्तित्व होना चाहिए, तभी वो बाजार कहलाएगा। तीसरा है, क्रेता विक्रेता के मध्य प्रतियोगितापूर्ण संपर्क होना चाहिए कि क्रेता विक्रेताओं के मध्य क्रय विक्रय के संदर्भ में प्रतियोगितापूर्ण संपर्क होना चाहिए। अर्थात क्रेता को भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि वस्तु का उचित मूल्य है, वस्तु बाजार में सामान्य मूल्य वस्तु का क्या है, और विक्रेता को ये पता होना चाहिए कि उपभोक्ता के उपयोगिता के आधार पर वस्तु का मूल्य क्या रखा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रतियोगितापूर्ण संपर्क होगा तब वस्तु का मूल्य लगभग समान होने की प्रवृत्ति रहती है। आखिरी पॉइंट है, संपूर्ण क्षेत्र जहां क्रेता और विक्रेता उपलब्ध हो। संकुचित क्षेत्र में लिया जाता है बाजार एक विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन चूँकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, संपूर्ण क्षेत्र है जहां क्रेता विक्रेता उपलब्ध हो, यानी जिनके बीच क्रेता विक्रेता का संबंध हो, तो वह पूरा संपूर्ण क्षेत्र आपका मार्केट या बाजार कहलाएगा। तो ये निम्न विशेषताओं के आधार पर अर्थशास्त्र में हम बाजार को देखते हैं। अब है बाजार का वर्गीकरण। कुछ आधारों पर बाजारों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे पहला पॉइंट है आपका स्थान या क्षेत्रानुसार। स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार आपका लोकल मार्केट, जहां आपके ज़रूरत की वस्तुएं आपको आसपास प्राप्त हो जाती हैं, वो आपका स्थानीय बाजार कहलाएगा। प्रादेशिक बाजार आपका प्रदेश का जो बाजार होगा वो आपका प्रादेशिक बाजार कहलाएगा। राष्ट्रीय बाजार देश का बाजार जो होगा वो राष्ट्रीय बाजार। और अंतर्राष्ट्रीय, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, आयात निर्यात करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार। यानी क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जो बाजार का जो डेफिनेशन है, बाजार का जो स्तर है, वो भी बढ़ता चला जाता है। दूसरा पॉइंट है समयानुसार। अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार यानी ऐसा बाजार जिसके अंतर्गत जो वस्तुएं बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में रह पाती हैं। जैसे आप सब्जी मार्केट देखें, सब्जी मार्केट में वस्तु है आपकी ग्रीन वेजिटेबल है, ये कुछ टाइम के लिए रहेगी, तो इनको कहेंगे अति अल्पकालीन बाजार, यानी जिसमें ड्यूरेबल चीज़ें नहीं होती हैं। अल्पकालीन बाजार जिसमें समयावधि थोड़ी बढ़ जाती है कि आपके कुछ टाइम के लिए वस्तु है, सामान है, वो रह सकता है। दीर्घकालीन बाजार जिसके अंतर्गत और ड्यूरेबल जो अवधि है वो और बढ़ जाती है। अति दीर्घकालीन बाजार जिसके अंतर्गत समयावधि है, वस्तु का टिकाऊपन है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मशीनरी हो गई, आपके ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, तो अति दीर्घकालीन बाजार। वस्तुओं की उपलब्धता उनके टिकाऊपन के आधार पर, ये समयानुसार के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। तीसरा है कार्यानुसार। सामान्य मिश्रित बाजार की आपका जो मार्केट है जिसके अंतर्गत सारी वस्तुएं मिलती हैं, वो सामान्य या मिश्रित बाजार कहलाएगा। विशिष्ट बाजार कि किसी विशिष्ट वस्तु के लिए बाजार होगा तो आपका विशिष्ट बाजार हो गया। जैसे एग्जांपल हमने जयपुर में जौहरी बाजार, तो जौहरी बाजार में ज्वेलरी है वो वहाँ पर मिलेगी, तो जौहरी बाजार उसका नाम रख दिया जाता है। कटला
वहाँ पर मार्केट है, वहाँ पर आपके वस्त्र वगैरह मिलते हैं, तो वो कटला मार्केट कहा जाता है। तो कोई विशिष्ट बाजार होता है, उसके आधार पर बर्तनों का बाजार हो गया तो बर्तनों का बाजार, तो किसी विशिष्ट वस्तु के आधार पर जब बाजार विकसित किया जाता है तो उसे विशिष्ट बाजार कहते हैं। नमूनों द्वारा बाजार कि आप उत्पादक पक्ष क्या करता है, कभी फाइनल प्रोडक्ट निकालने से पहले उसकी सैंपल के माध्यम से मार्केटिंग करवाता है, तो उसके आधार पर जो बाजार विकसित होता है उसे नमूनों द्वारा बाजार कहा जाता है। इसके सामान्यतः जो मेले लगते हैं या आपका प्रोडक्ट देखिए, आप ऑनलाइन भी आजकल आने लग गया है कि आपका जो सैंपल है बड़ा आइटम नहीं निकाल के उसका छोटा आइटम निकाल करके उसको बिक्री के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है, जिससे कि उसकी मार्केटिंग पॉलिसी को डिसाइड किया जा सके कि ये वस्तु भविष्य में उसको बड़ा प्रोडक्ट करके उसको लॉन्च की जा सकती है या नहीं। तो एक सैंपल के माध्यम से जो मार्केट विकसित किया जाता है उसे कहते हैं नमूनों द्वारा बाजार। इसी में फोर्थ पॉइंट है श्रेणी या ग्रेड के अनुसार बिक्री, कि आपके जो कोई भी ग्रेड दे दी जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आइटम पे आपके ISI मार्क दे दिया जाता है, या कोई भी एक ब्रांड के नाम पे जो बिक्री होती है कि आपका कुकर है वो प्रेस्टीज का कुकर, हॉकिंग्स का कुकर, अब तो बहुत वैरायटी आ गई, तो उसके आधार पर जो ग्रेड के अनुसार बिक्री होती है कि आपका ब्रांड है, ब्रांड नेम बिकता है, तो उसके आधार पर जो मार्केट जो प्रचलन में आता है उसे श्रेणी या ग्रेड के अनुसार बिक्री के आधार पर बाजार कहते हैं। ये तो हमारे सामान्य वर्गीकरण हो गया। अर्थशास्त्र में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हम बाजारों का अध्ययन करते हैं वो करते हैं हम प्रतियोगिता या परिस्थितियों के अनुसार। तो बाजारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, और आपका है 1 2, हाँ ये थर्ड पॉइंट आएगा, यहाँ जस्ट गलत हो गया, ये आपका हो गया अल्पाधिकार, और यह आपका एकाधिकार बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये 3 पॉइंट है: एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, द्वैधाधिकार और अल्पाधिकार। तो सामान्यतः बाजार को 3 भेद हो गए: अपूर्ण प्रतियोगिता और आपकी पूर्ण प्रतियोगिता। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारण प्रतियोगिता, द्वैधाधिकार और अल्पाधिकार, और आपका तीसरा है जो मेन वर्गीकरण है जिसको हम कहते हैं मोनोपोली एकाधिकार। आपके कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में तो इनिशियल है, सेकंड ईयर में या PG लेवल पे मुख्यतः हम 4 बाजारों का अध्ययन करते हैं: पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार, अल्पाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इस वीडियो में आपकी अभी इस विभिन्न बाजारों की विशेषताओं के आधार पर इन चारों बाजारों की विशेषताओं को बेसिस बना करके उनके आधार पर, उनमें अंतर के आधार पर उनकी स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। तो इन चारों बाजारों को हमने लेकर के इनका विशिष्टीकरण किया है। आधार हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका विक्रेताओं की संख्या। विक्रेताओं की संख्याओं के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, जिसके आधार पर उनके बीच में प्रतियोगिता होती है। एकाधिकार नाम से स्पष्ट है, एक का अधिकार होगा तो वहाँ विक्रेता की एक ही संख्या होगी। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी बड़ी संख्या होती है क्योंकि उनके बीच में प्रतियोगिता हो रही है। अल्प अधिकार है, यानी कि विक्रेताओं की कुछ संख्या होती है। तो इस आधार पर इन चारों जो बाजार है उनमें विभिन्नताएं होती हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता में तो बड़ी संख्या है, एकाधिकार में एक है, अल्पाधिकार में कुछ है। सेकंड है उत्पाद की प्रकृति। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप उत्पाद होते हैं, यानी एक जैसी वस्तुएं होती हैं जो रूप, गुण, आकार में समान होती हैं। एकाधिकार में चूंकि एक का अधिकार है इसलिए वस्तुएं ऐसी होती है जो यूनिक होती है, जिनका कोई स्थानापन्न नहीं होता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में निकट स्थानापन्न वस्तुएं होती है। मार्केट में जो व्यवहारिक रूप में देखा जाता है वो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का ही प्रचलन होता है, जिसके अंतर्गत जो वस्तुएं होती है वो निकट स्थानापन्न होती है, अर्थात वो आसानी से एक दूसरे से बदली जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अल्पाधिकार में एक जैसी भी होती है और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो इस आधार पर ये समरूप और विभेदीकृत उत्पाद होता है। तीसरा पॉइंट है फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता है इसलिए फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं, इसलिए जो वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है वो उद्योग करती है, फर्म उसको एज इट इज स्वीकार कर लेती है। तो यदि
फर्मों को उद्योग में बने रहने पर लाभ होगा तो वो फर्में उद्योग में बनी रहेंगी और नई फर्में भी प्रवेश करेंगी, लेकिन यदि उन्हें लॉस होगा तो वो फर्में उद्योग को छोड़ के जा सकती है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता रहती है। एकाधिकार में फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है, तभी मोनोपोली स्थापित हो पाती है। एकाधिकार प्रतियोगिता में भी स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति होती है। अल्पाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश में कठिनाई होती है, ताकि उनका अल्पाधिकार है 3 या 4 विक्रेता हैं वो बने रह सकें। तो इस प्रकार फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति होती है। चौथा पॉइंट है विक्रय लागत, सेलिंग कॉस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता में इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, विक्रेताओं की संख्या अधिक है, इसलिए सेलिंग कॉस्ट की आवश्यकता नहीं है। वस्तु जो है वो समान कीमत पर विक्रेताओं को उपलब्ध है। एकाधिकार में भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसकी मोनोपोली है, इसलिए उसको अपनी वस्तु बेचने के लिए अलग से कॉस्ट करने के लिए विक्रय लागत से मतलब विज्ञापन, प्रचार, अन्य पे खर्चा करना, व्यय करना। एकाधिकार प्रतियोगिता में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकाधिकार की प्रतियोगिता है, वस्तुएं निकट स्थानापन्न है, इसलिए अपनी वस्तु की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए विक्रय लागत पर व्यय किया जाता है। विज्ञापन, प्रचार, प्रसार बहुत किए जाते हैं। अल्पाधिकार में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विभेदीकृत पदार्थ, समरूप और विभेदीकृत पदार्थ होंगे, समरूप में तो नहीं, विभेदीकृत पदार्थ होंगे तो उनको बिक्री के लिए विक्रय लागत को आवश्यक रूप से व्यय करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है कीमत नियंत्रण की मात्रा। पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, फर्मों की संख्या अधिक होती है और वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग करता है, इसलिए कीमत पर शून्य नियंत्रण होता है। फर्में वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। यदि लॉस होता है तो फर्में उद्योग को छोड़ करके चली जाती हैं। एकाधिकार के अंतर्गत पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि एकाधिकार में एक ही विक्रेता है तो वो कीमत पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। एकाधिकार प्रतियोगिता में नियंत्रण सीमित होता है, क्योंकि निकट स्थानापन्न पदार्थ होते हैं, जिसके कारण नियंत्रण जो होता है वो कीमत नियंत्रण की मात्रा सीमित होती है। अल्पाधिकार में कीमत जड़ता की स्थिति होती है, यानी कीमत रेजिडिटी की स्थिति होती है कि कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। तो ये आपने 5 पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट गैर कीमत प्रतियोगिता। यह आपका विक्रय लागत से संबंधित है कि एक प्रतियोगिता तो कीमत को लेकर के होती है, गैर कीमत को लेकर के होती है, यानी कीमत के अतिरिक्त भी जो विक्रेताओं के मध्य में प्रतियोगिता होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में इसका अभाव पाया जाता है, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विक्रय लागत नहीं होती, वस्तु की कीमत समान होती है, समरूप वस्तु होते हैं, इसलिए गैर कीमत प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं होती है। एकाधिकार में भी अभाव होता है, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है, इसलिए वो प्रतियोगिता किससे करेगा, इसलिए उसका भी अभाव होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दोनों प्रतियोगिता होती है, कीमत की भी होती है और गैर कीमत की भी होती है। विक्रेता पक्ष क्या करता है, वस्तु की विक्रय लागत को बढ़ा देता है, विज्ञापन, प्रचार, प्रसार के माध्यम से वस्तु की कीमत में विज्ञापन, प्रचार, प्रसार की कीमत को भी ऐड कर देता है। वस्तु की प्रोडक्टिविटी, उसकी डिजाइन, आकार परिवर्तन करके वस्तु की बिक्री को बढ़ाता है। तो इस प्रकार गैर कीमत प्रतियोगिता सबसे ज़्यादा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में होती है। अल्पाधिकार में भी सीमित मात्रा में होती है, लेकिन दोनों प्रतियोगिताएं होती हैं। लास्ट पॉइंट अपना फर्म का मांग वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, जिसको हम आगे आने वाली स्लाइड में चित्र के माध्यम से देखेंगे। एकाधिकार में ऋणात्मक ढाल का होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत पर उपभोक्ता का नियंत्रण होता है, वस्तु की कीमत पर विक्रेता का नियंत्रण होता है, इसलिए ऋणात्मक ढाल का होता है। उसे वस्तु को यदि अधिक बेचना है तो उसे वस्तु की कीमत को कम रखना पड़ेगा। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी ऋणात्मक ढाल का होता है, लेकिन एकाधिकार से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विक्रेता बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण उनके मध्य प्रतियोगिता होती है, इसलिए वस्तु की जो मांग की लोच होती है वो सामान्यतः एकाधिकार से ज़्यादा होती है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति होती है। तो कुछ विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की और कुछ एकाधिकार की विशेषताएं होती है। और अल्पाधिकार में आपका अनिर्धारित होता है, मांग वक्र है वो अनिर्धारित होता है, क्योंकि कीमत जड़ता की स्थिति होती है, कीमत के बारे में एक सही तरीके से निर्धारण नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर कीमत पर वस्तु की मात्रा को बेचने का निर्धारण नहीं हो पाता है, इसलिए मांग वक्र का निर्धारण भी नहीं हो पाता है।
तो इस प्रकार ये कुछ आधार लेकर के हमने चारों मार्केट में विशेषताओं का अध्ययन किया। अब लास्ट हम देखेंगे डायग्राम। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत AR और MR वक्र जो है वो आपका एक्स अक्ष के समानांतर है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग वस्तु की कीमत को डिसाइड कर देता है कि आपकी उद्योग वस्तु की कीमत हो गई आपकी P। तो दी गई P कीमत पर उत्पादक कितनी भी वस्तु का, जो फर्म में है वो कितनी भी वस्तु का निर्माण है वो कर सकती है। तो इसके अंतर्गत एक्स अक्ष के समानांतर मांग वक्र होता है। इसलिए औसत आय और सीमांत आय वक्र दोनों ही समान होते हैं कि आप अतिरिक्त इकाई भी बेचेंगे तो उसको भी उसी कीमत पर बेचना पड़ेगा, तो आपकी औसत आय और सीमांत आय दोनों बराबर होंगी। तो मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, यानी कि मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र आपका ऋणात्मक ढाल का होता है कि वस्तु की कीमत को यदि बढ़ा देगा विक्रेता तो उसकी सप्लाई है, उत्पादन है वो कम हो जाएगा, इसलिए कम कीमत पर ही वो वस्तु की अधिक मात्रा को बेच सकता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में एकाधिकार की अपेक्षा अधिक ढाल वाला होता है AR और MR का। तो इस प्रकार ये तीनों मांग वक्र हैं, अपनी विभिन्न स्थिति में अलग अलग स्थिति में प्रदर्शित होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने विभिन्न बाजारों की विशेषताओं का अध्ययन किया, इनको हमने एक संक्षेप में लिया है और आगे आने वाले वीडियो में आपके पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, इनके बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।